ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കോലഞ്ചേരി കോളേജിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ അവർ ഈ സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കേണ്ടത് എന്ന ഈ പ്രഭാഷണം. സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ സ്പന്ദനങ്ങളെ ഏതെല്ലാമോ ഒക്കെ തരത്തിൽ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ്. അത് പ്രതിധ്വനിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയുന്നത്, വികാരങ്ങൾ ചൂടാറും മുമ്പ് പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിത്യകാരന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ കവിതയിലും മറ്റ് സാഹിത്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വരികൾക്കിടയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തി സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഹിന്ദി വിഭാഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ നൽകുകയും കേരള ഹിന്ദി സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിലെ അതിന്റെ കൊച്ചി വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ ഓരോരുത്തരെയും ഇതിലേക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിലേക്ക് സാഗൂതം ക്ഷണിക്കുകയും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്ന് നേരിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുവാനായി ഒരവസരം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. धन्यवाद सर। अब मुख्य भाषण का समय है। नव उपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ नामक विषय से संबंधित व्याख्यान देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा के भूतपूर्व प्रति उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ए अरविंदाक्षन सर यहाँ पर उपस्थित हैं। कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक आदि के रूप में विख्यात प्रोफेसर डॉक्टर ए अरविंदाक्षन जी का जन्म 10 जून 1949 में पालक्काड में हुआ था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा के वे भूतपूर्व उप कुलपति हैं। उनकी मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उन्हें गंगा शरण सिंह पुरस्कार 2008 में, विशिष्ट हिंदी सेवा पुरस्कार न्यूयॉर्क 2007 में, वीरा स्मृति सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी मुख्य कृतियां हैं बांस का टुकड़ा, आसपास, सपने सच होते हैं, घोड़ा, राग लीलावती, भद्र पुरुष, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र, अपने की उपन्यास यात्रा, समकालीन हिंदी कविता, कविता का कल और काल, आधारशिला, भारतीय कथाकार प्रेमचंद, समकालीन कविता की भारतीयता आदि। अब मैं प्रथम व्याख्यान देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ए अरविंदाक्षन जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के समस्त अध्यापक बंधुओं, विद्यार्थी मित्रों तथा इस आयोजन के प्रायोजक केरल हिंदी साहित्य मंडल के अभिन्न मित्रों, विशेषकर डॉक्टर विश्वम्भरन जी, प्रभाकरन जी और सुश्री राधामणि, कॉलेज के सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रत्येक अध्यापक, सदस्य, विद्यार्थी मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय है, ये विषय मैंने ही दिया था, नव उपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा समय। वस्तुतः आपका जैसे महात्मा गांधी
विश्वविद्यालय के बीए के 5वें अर्धवार्षिक हिंदी पाठ्यक्रम के लिए तैयार की गई पुस्तक है पर्यावरण और मानवाधिकार। इस पुस्तक में इन दोनों विषयों पर, पर्यावरण पर यानी कि पारिस्थितिकी पर तथा मानवाधिकार पर कई संकलित है। साथ ही साथ इसमें कुछ अच्छी कविताएं भी शामिल हैं। 4-5 अच्छी कविताएं हैं। केदारनाथ सिंह की कविता है, ज्ञानेंद्र पति की कविता है और अरुण कमल की है, उदय प्रकाश की है। तो मुझसे कहा गया है, हिंदी विभाग की सदस्य और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका सिंधु जी ने मुझसे ये अनुरोध किया था कि आप सिर्फ एक कविता पर अपना भाषण प्रस्तुत करें। इसलिए मेरा भाषण इन दो विषयों पर आधारित नहीं होगा। पर्यावरण और मानवाधिकार की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस संकलन की एक महत्वपूर्ण कविता जो कि अरुण कमल की है, उसका शीर्षक है 21वीं शताब्दी की ओर। विद्यार्थी इस कविता से हूबहू परिचित होंगे और अरुण कमल की अन्य कविताओं से भी वे परिचित होंगे। अरुण कमल की कविताई से भी वे परिचित होंगे। इसलिए मेरा एक खंडे का या सवा खंडे का जो भाषण है, प्रारंभिक ये भाषण है, ये सिर्फ 21वीं शताब्दी की ओर शीर्षक अरुण कमल की कविता पर केंद्रित होगा। ये आप सबसे पहले ध्यान में रखें। अब मैं थोड़ा सा इस शीर्षक पर विचार करना चाहता हूं। ये कविता बाह्य विषय नहीं है। नव उपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ, उस पर विचार करने के पश्चात हम कविता में आएंगे। नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म, इस शब्द के पहले हमारे बीच में एक और शब्द प्रचलित हो चुका था, वो उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद वास्तव में ताकतवर देशों का दूसरे देशों पर आधिपत्य से संबंधित है। अपनी ताकत के बल पर, अपने अधिकार के बल पर, अन्य शक्तियों के आधार पर अलग अलग देशों पर ताकतवर देश साधारण देशों को अधीनस्थ करते जाते हैं और इसमें मुख्य भूमिका उनकी फौजी क्षमता की होती है। यहाँ मैं एक उदाहरण ये देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इतिहास का वो एक अभिन्न अध्याय है। वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आना और भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापित होना। आपको मालूम है कि इधर हाल ही में हमारे एक महत्वपूर्ण लेखक, जो कि हमारे सांसद भी हैं, शशि तरूर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। आपकी नजर उस पर पड़ी हो या नहीं मुझे मालूम नहीं है, हालांकि आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक में शशि तरूर ने 2-2.5 शताब्दियों तक भारत में ब्रिटिश सत्ता ने जो शासन किया है उसको मोटे तौर पर उन्होंने एक उपनिवेशवादी संस्कृति को विस्तार से उन्होंने विचार किया है। ब्रिटिश सत्ता ने किस तरह, किस रूप में, किस हद तक भारत की लूट की है, और उस पूरे दौर को 2 या 2.5 शताब्दी का ये जो दौर है, उस पूरे दौर को उन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का बृहत्तर समय बताया। ये सही है। मुझे इस एक किताब जो है कि उनका भाषण भी मैंने इस विषय पर सुना है, 2-3 भाषण जो कि उन्होंने लंदन में दिया था। लंदन में
ब्रिटिश लोगों के सामने उन्होंने ये बात खुलकर बताई। एक लेखक की हैसियत से मैं शशि थरूर का आदर करता हूं। उनकी राजनीति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक लेखक के रूप में मैं उनका आदर करता हूं। और इंग्लैंड के निवासियों के सम्मुख उन्होंने इस पुस्तक के संबंध में जो कहा और भाषण दिया, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, उपनिवेशवाद का एक बृहत्तर अंधेरा जो है, विशेषकर भारत के संदर्भ में, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। और भी कई पुस्तक हैं, मैं बता सकता हूं, लेकिन इधर हाल ही में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे गए एक इतिहास ग्रंथ के रूप में एन एरा ऑफ डार्कनेस को देखा जा सकता है। मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि उपनिवेश क्या होता है। ब्रिटिश लोगों के पास बहुत ताकत थी और उन लोगों ने सिर्फ भारत पर ही नहीं है बल्कि अनेकानेक देशों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है। इसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। सिर्फ ये भारत के लिए ही प्रासंगिक नहीं है, कई देशों में उनका शासन था, उनकी सत्ता थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमें वस्तुतः नव उपनिवेशवाद को देखना चाहिए। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद में अंतर है। मैं बीच में एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं कविता बाह्य विषय पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी बातें हमारी विवेच्य कविता 21वीं शताब्दी की ओर से ही संबंधित है। मैं एक लंबी भूमिका नहीं बांध रहा। ये लंबी भूमिका दरअसल इस कविता से संबंधित है। इसीलिए उपनिवेश के बाद जब हम नव उपनिवेशवाद पर विचार करते हैं, यानी कि नियो कॉलोनियलिज्म, इसे प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, सोसाइटल इंपीरियलिज्म एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म, एक तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद, सामाजिक साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, इसी को हम नव उपनिवेशवाद कहते, नियो कॉलोनियलिज्म कहते। इसमें ताकत का सीधा या प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है, अप्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। एक देश को धीरे धीरे अपने कब्जे में लाने की प्रवृत्ति ही इसके पीछे ज्यादा है। 2000 नहीं बल्कि उसके पहले 1980 के बाद में जिस वैश्वीकरण की चर्चा होने लगी थी, और वैश्वीकरण ने इस प्रवृत्ति को अर्थात आर्थिक साम्राज्यवाद को तथा सामाजिक साम्राज्यवाद को तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को काफी हद तक आगे बढ़ाने का कार्य किया है वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने। और यहाँ हम ये देखते हैं, कोई भी देश किसी भी देश पर सीधा आक्रमण नहीं कर, कोई भी देश दूसरे देश में अपना आधिपत्य जमाता नहीं, बल्कि हर नदी का घाट श्मशान, हर बगीचा कब्रिस्तान बन रहा है। और हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। मैं इस एक पंक्ति, इस एक रिपीटेड जो लाइन है, हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहूंगा। हर कहीं जहां जहां एक पदबंध, एक स्टैंसा खत्म होता है, वहां उसकी अंतिम पंक्ति है, हम जा रहे हैं 21वीं शताब्दी की ओर। 21वीं शताब्दी की ओर हम जा रहे हैं कहते समय ही परोक्षतः हम 20वीं शताब्दी में हैं, लेकिन हम ये कविता कुछ पुराने समय की है, क्योंकि 20वीं शताब्दी का अंत होने वाला था और हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे थे। ये समय का विस्तार ही नहीं है, ये समय का विस्तार नहीं है, बल्कि एक नई उपनिवेशवादी संस्कृति का विकास है। इसीलिए वो ये बता रहे हैं हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। इसका अभिधात्मक अर्थ तो बहुत ही अच्छा है, इसका अभिधात्मक अर्थ बहुत ही अच्छा है कि हम एक नई सदी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा पायदान जो है कि 21वीं शताब्दी है, हमारी अगली सीढ़ी जो है कि वो 21वीं शताब्दी है, हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उसका सामान्य अभिधात्मक अर्थ विकास को सूचित कर, समय के विकास को, संस्कृति के विकास को, या
अलग अलग प्रकार के विकास को सूचित कर रहा है, लेकिन कविता में एक उसका एक निगूढ़ अर्थ भी है। जैसे कि उसके शुरू की पंक्तियां जरा देख लीजिएगा। हर नदी का घाट स्मशान, हर बगीचा श्मशान कब्रिस्तान बन रहा है। और आगे की पंक्ति है, और हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़े। अगर ये स्थिति है, जैसे कि ये नदी तट विशेष रूप से भारतीय नहीं है, बल्कि हर देश में हर नदी का महत्व होता है, तो नदी तटों पर संस्कृतियां विकसित हुई है। तो यहाँ नदी का घाट जो है कि वो श्मशान में परिवर्तित होता है, और हर बगीचा अर्थात एक सुंदरतम प्रतीक स्थान एक असुंदर प्रतीक स्थान में परिवर्तित हो रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं हम एक अगली शताब्दी की ओर जा रहे हैं। इसमें अंदर विरोध है। जिस स्थान को हमें सुंदर मान के चलना चाहिए, जिस मान को हम बहुत ही सौंदर्ययुक्त मान के हमें चलना है, वो असुंदर हो चुके हैं। चाहे वो नदी का तट हो या जैसे कि कोई बगीचा हो, वो कब्रिस्तान में बदल रहा है, वो श्मशान में बदल रहा है। तो क्यों वो इस तरह बदल रहा है? तो इसके पहले कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। किस तरह की मृत्यु, इसकी तरफ कवि ने कोई संकेत नहीं दिया है, बल्कि इतना ही पर्याप्त है कि एक सुंदर सा स्थान असुंदर स्थान में परिवर्तित हो रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, एक नई सदी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये बढ़ना अवयविक हो सकता है, ये बढ़ना एक यांत्रिक बढ़ना हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक विकास नहीं है, क्योंकि हमारे सुंदरतम स्थान असुंदर बन चुके हैं। और एक दूसरा उदाहरण सेकंड स्टैंजा में, दूसरे पदबंध में वे बताते हैं, पहली बार गर्भधारती युवतियों के गर्भ गिर रहे हैं, माताएं मरे बच्चों को जन्म दे रही हैं, और हिजड़े चौराहों पर थपड़ी बजाते सोहर गा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता है तो हिजड़ों को बुलाया जाता है, वे स्वयं आ जाएंगे और वो लोग गाते फिरेंगे, उनकी मतलब जैसे कि शुभाशंसा देते हुए गाते रहे, और पैसा लेकर वो लोग वापस जाएंगे। तो हिजड़ों का काम है। ये तो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन पहली दो पंक्तियां इस स्टैंजा की, इस पदबंध की दो पंक्तियां आप जरा ध्यान से देखें। पहली बार गर्भधारती युवतियों के गर्भ गिर रहे हैं, अर्थात एक युवती विवाह के पश्चात वो गर्भ धारण करती है, और बहुत सारी मनोकामनाएं उस युवती के मन में रहती ही हैं। मुझे एक पंजाबी कविता याद आ रही है। वो पंजाबी कविता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त अमृता प्रीतम की कविता। अमृता प्रीतम की एक लंबी कविता गुरु नानक की माँ के सपने से संबंधित है। गुरु नानक की माँ 9 सपने देख रही है। हर महीने गर्भावस्था के हर महीने वो एक नए सपने देखती जा रही हैं, क्योंकि उनके गर्भ में नानक है और वो पैदा होने वाला है। पैदा होने के पहले ही नानक की माँ को यह आभास मिला था, एक बहुत ही ऐसा शिशु उसके गर्भ में से पैदा होगा जो भविष्य को सुधारने में, भविष्य को बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। तो एक माँ के रूप में 9 महीनों तक अलग अलग सपनों से गुजरती नानक की माँ के सपनों से संबंधित एक कविता है। तो जरा देख लीजिएगा, जैसे कि एक स्त्री का, एक युवती का गर्भवती होना उसके शारीरिक संबंध का परिणाम मात्र नहीं है। उस शारीरिक संबंध का परिणाम है, मैं मानता हूं, लेकिन वो शारीरिक संबंध का परिणाम मात्र नहीं है, वो एक भोग का परिणाम मात्र नहीं है, बल्कि वो जो है कि एक युवती का मां बन जाना एक तरह से एक बहुत ही पवित्रतम मनोकामना की पूर्ति है, एक पवित्रतम मनोकामना की पूर्ति है। इसीलिए मैंने अमृता प्रीतम की कविता का उल्लेख किया था। यहाँ भी एक पवित्रतम, एक स्त्री की, एक युवती के पवित्रतम मनोकामना की अभिव्यक्ति है,
और वो गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ स्थिति है पहली बार, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बल्कि पहली बार ही गर्भधारती युवतियों के गर्भ गिर रहे हैं। एक बहुत ही आशंका जताने वाली बात है। और माताएं मरे बच्चे को जन्म दे रही हैं। ये भी एक जैसे कि उसकी पूरी पवित्रता, उसकी पावनता नष्ट हो चुकी है। और उस अवसर पर इन हिजड़ों का सोहर गाना जो है कि कितना यांत्रिक और कितना अनावश्यक और कितना फिसूल सा लग रहा है। और हम इस अवसर पर भी, इस भयानक अवस्था में भी दो रूपकों के माध्यम से हमारे समय की भयावहता को दिखाते हुए अरुण कमल उसी पंक्ति को दोबारा लिख रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। तब हमें ये पूछना पड़ रहा है, क्या हम सचमुच 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, या हमारी संस्कृति की जो खड़ी है उसकी सुइयां आगे की ओर है या पीछे की ओर है? हमें ये सोचना होगा कि हमारी संस्कृति की खड़ी की सुइयां दरअसल पीछे की ओर जा रही है, आगे की ओर नहीं है। बल्कि हम निरंतर घोषित करते जा रहे हैं हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। जब आज हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो 21वीं शताब्दी के 2 दशक पूरे हो चुके हैं। 2 दशक और 1 साल, 21 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर भी हम पूरे धैर्य के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरी जैसे कि जोश के साथ हम ये बता नहीं पा रहे हैं हम 21वीं शताब्दी में पदार्पण कर चुके हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। आगे जरा देख लीजिएगा, आगे की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ नव उपनिवेशवाद का पूरा आभ्यंतर हमें प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूं। चढ़ा है नीलाम पर देश, एक पंक्ति पर्याप्त है। अच्छी कविताओं में बहुत ही शब्दों के मितव्यय का परिचय देते हैं कवि। चढ़ा है नीलाम पर देश, हमारा देश जो है कि नीलाम पर, क्योंकि उसको गिरवी रख दिया है हमने, गिरवी में हमने रख दिया है। अब इसका ऑक्शन होगा, नीलाम होगा। चढ़ा है नीलाम पर देश, एक एक चौखट किवाड़ पालना चढ़ा है नीलाम पर। आ रहे हैं डाक बोलने अमेरिकी, फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेजी व्यापारी। उपनिवेशवादी दौर में अंग्रेजी व्यापारी ही आए थे। कुछ समय के पश्चात डच के लोग आए या पुर्तगाली लोग आए। वो मामूली ढंग से हमारे पश्चिमी तट पर वे लोग आक्रमण कर बैठे और उस समय सिर्फ अंग्रेजी व्यापारियों का बोलबाला था। अब क्या है, इस 21वीं शताब्दी में हम ये देख रहे हैं पूरा देश नीलाम पर रखा गया है, नीलाम पर चढ़ा है। और आ रहे हैं डाक बोलने अमेरिकी, फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेजी व्यापारी। घर का फूटा हुआ दिन भी वे ला देंगे जहाज पर। आ रही है कब्र की मिठी छाड़ती ईस्ट इंडिया कंपनी। डलहौसी के घोड़ों की टाप है रोड पर। और मेरा चेहरा फूटा हुआ ढेला, कंप्यूटर का दाना। अपने ही घर में किराएदार हैं हम। ये पंक्ति आप जरा नोट करें। अपने ही घर में किराएदार हैं हम अपने घर में ही रह रहे हैं। किराए के घर पर थोड़े ही रह रहे हैं, हम अपने ही घर पर रह रहे हैं। और अपने ही घर पर अगर कोई ये अनुभव कर रहा है कि हम किराएदार हैं, ये एक मनहूस अनुभव है। ये एक ऐसी घड़ी है जिसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। घर तो अपना है, मकान अपना है, कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने ही घर के अंदर किराएदार अनुभव करना, अर्थात अपने ही घर में घर का न होना अनुभव करना मामूली बात नहीं है। ये हमारे जीवन की मनहूस खड़ी हो सकती है। और उस मनहूस खड़ी की तरफ ही अरुण कमल इशारा कर रहे हैं। तो इधर से इतालवी, इधर से फ्रांसीसी, इधर से अंग्रेजी और उधर से अमेरिकी
व्यापारी आ रहे हैं और हम पर अधिकार जताते जा रहे हैं। मैंने कहा कि नव उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष आक्रमण कहीं भी नहीं है, लेकिन हमारे सामाजिक उनका जो सामाजिक साम्राज्यवाद होता है, एक सोसाइटल इंपीरियलिज्म जो होता है, एक आर्थिक जो साम्राज्यवाद होता है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो होता है, कहां कहां वे लोग हमें दबोच सकते हैं, उनके अधिकार को हमारे ऊपर लाद सकते हैं, वो लादते जा रहे हैं। और एक मामूली देश के रूप में हम इधर से कर्ज ले रहे हैं, उधर से कर्ज ले रहे हैं, इनके साथ संबंध बढ़ा रहे हैं और इनकी दुश्मनी को जरा रोकने के लिए तीसरे के साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं और इस तरह हम दबते जा रहे हैं। और दूसरे देशों के व्यापारी लोग यहाँ आराम से अपना काम करके मुनाफा बना के जा रहे हैं और इसके हम साक्षी बने हुए हैं। और ये हमारी वास्तविकता है, यही हमारा समय है। इसीलिए इस कविता में अपने ही घर में किराएदार हम, जैसे कि एक और उसके ऊपर एक पंक्ति है, मेरा चेहरा फूटा हुआ, मेरा चेहरा फूटा हुआ ढेला कंप्यूटर का दाना। मेरा चेहरा जो फूटा हुआ है और वो एक फूटा हुआ ढेला जैसा है और वो कंप्यूटर का दाना जो है कि कंप्यूटर जैसे कि दाने के रूप में है, हम उसके बल पर जी रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से अनेक देशों को मुनाफा बनाने के लिए हमारी पूरी युवा पीढ़ी उसमें लगी हुई है, पूरी युवा पीढ़ी उसमें लगी हुई है और वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। हम लोग आधी रात के वक्त भी हम काम करते जा रहे हैं। 8 घंटों का काम ये तो पुराना नियम हो गया है, अब तो 24 घंटों काम। ये हमारी युवा पीढ़ी की अवस्था है। और जैसे कि इस तरह दूसरों को काम करते हुए दूसरों को मतलब अच्छी स्थिति में लाने के लिए हम अपने ही घर पर किराएदार होते जा रहे हैं। आगे भी उन्होंने इस भयावहता को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। जालंधर, सूरत, अलीगढ़, भोपाल, हैदराबाद होते, गड्ढों में जमा आदमी के खून से हाथ मुंह धोते, ढहे मकानों की चाह में डंडाते, अनाथ बच्चों, विधवाओं, भिखमंगों के साथ उठ पट हम शरणार्थी भविष्य के 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ कई शहरों के नाम आए हुए हैं, जालंधर, सूरत, ये उदाहरण मात्र है, अलीगढ़, भोपाल, हैदराबाद होते, गड्ढों में जमा आदमी के खून से हम, जैसे कि यहाँ हम अपने ही भीतर अपने ही शहरों में कई प्रकार की दुश्मनियों के कारण, कई प्रकार की संकीर्णताओं के कारण इन तमाम शहरों के अलग अलग गड्ढों में आदमी के खून भरे हुए हैं और उस खून से हम मुंह धो रहे हैं। ढहे मकानों की छाह में, जैसे कि कई मकान गिराए गए हैं, कई मकान अवशेष प्राय हो चुके हैं, उन ढहे हुए मकानों की छाया में हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। और इस तरह जैसे कि अनाथ बच्चों, विधवाओं, भिखमंगों के साथ उठ पड़ हम इनके साथ उठते बैठते हुए, कवि की ये पंक्ति अब यहाँ दोबारा मुख्य हो जाती है, शरणार्थी भविष्य के। इसके पहले उन्होंने ये बताया अपने ही घर में हम किराएदार, अब ये बता रहे हैं कि हम शरणार्थी भविष्य के। सिर्फ इस समय ही नहीं है, हमारे वर्तमान ही में ही नहीं है, हमारे भविष्य में भी हम शरणार्थी हैं। हम जैसे कि एक जमाने में जब पाकिस्तान और भारत का 2 देशों में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से इस तरफ और इधर से कुछ लोग उधर भी शरणार्थी बन के गए। ज्यादातर लोग पाकिस्तान से शरणार्थी बन के आए। हमारे कई जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो पाकिस्तान में रहे हुए लोग थे, जैसे विशेष रूप से भीष्म साहनी, मोहन राकेश जैसे जो लोग हैं, वो लोग पाकिस्तान के नागरिक थे। उस समय पाकिस्तान कह नहीं सकते, भारत के पश्चिमी इलाके के नागरिक थे। और जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो
अनाथ लोगों की तरफ, शरणार्थियों की तरफ ये लोग यहाँ आए थे। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे अपने गृह कलह के माध्यम से, अपनी संकीर्णताओं के माध्यम से, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो नस्ल के नाम पर हो, यहाँ इस तरह के जो दहशत जो है, उस दहशत का अंजाम ये होता है कि यहाँ हमारे इन शहरों के गड्ढों में जमा है आदमी का खून, और उस खून से हम हाथ मुंह धो रहे हैं, और ढहे हुए मकानों की झाग में हम आराम करना चाहते हैं। यहाँ जैसे कि अनाथ बच्चे हैं, विधवाएं हैं, भिगमंगे हैं, इनके साथ रहने के हम आदी हो चुके हैं, और इस कारण से हम अपने ही देश में वर्तमान, अपने देश के वर्तमान में नहीं बल्कि अपने देश के भविष्य में भी हम शरणार्थी बने हुए। शरणार्थी बनना कहने के लिए तो आसान है, आपको जैसे विस्थापितों से पूछना चाहिए। सचमुच आजकल हमारे देश के भीतर भी कई आदिवासी और कई ऐसे लोग जो विस्थापित होते हैं। विस्थापन छोटी मोटी समस्या नहीं है, विस्थापन ऐसी एक समस्या है जिसने उसको भोगा है वही ये बता सकता है कि विस्थापन क्या है। हम भाषण दे सकते हैं, अच्छे अच्छे चुने हुए शब्दों से उसको महिमा मंडित कर सकते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच बहुत ही खुरदरा और सच बहुत ही भयानक है। और उस समय जैसे कि शरणार्थी बन के जो आए, मोहन राकेश के ने अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, भीष्म साहनी ने भी लिखा है, क्योंकि न कोई घर, न कोई सगे संबंधी, अपने जीवन को बचाते हुए भागना मामूली बात नहीं है। इसीलिए शरणार्थी शब्द को अरुण कमल ने जानबूझकर प्रस्तुत किया है, और इसके पहले उन्होंने किरायादार उसे भी हल्का शब्द है, शरणार्थी शब्द की तुलना में हल्का शब्द है। यहाँ शरणार्थी भविष्य के, यही अवस्था तो हमारी यही है, हमारी हालत तो यही है, लेकिन 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। मदमस्त होकर हम ये बता रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। तो विकास की यांत्रिकता को प्रस्तुत करके, विकास की वास्तविकता को जब वे बहुत ही बारीकी से हमें बता रहे हैं, तब इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास है वही हमें इस कविता में से प्राप्त हो रहा है। उसके लिए उन्होंने नव उपनिवेशवाद के अनेकानेक रूपकों को प्रस्तुत किया है, और उन्हें प्रस्तुत करते हुए हमारी वास्तविकता की विकरालता को भी हमारे लिए परिचित कराया है। आगे की पंक्तियां हैं, सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, कल का घट बूंद बूंद भरता है, ओ बंदो एक एक पल हम तुम मौत की ओर जा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी मौत होने वाली है, हमारी मृत्यु होने वाली है। आगे जैसे कि अमेरिकी सत्ता का हमारे ऊपर जो कब्जा है, उस तरफ उन्होंने ये प्रस्तुत किया है, ओ बंदो एक एक पल हम तुम मौत की ओर जा रहे हैं, ओ अंडे से ते पक्षियों, ओ एक दूसरे में रस्सियों से गुंधे बटे मर्द औरतों। रोनाल्ड रीगन, उस समय ये कविता जब शायद लिखी जा रही थी तब रोनाल्ड रीगन अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। रोनाल्ड रीगन ने अभी मारी है मौत की चिट्ठियों पर मुहर। यहाँ एक बात ही मुख्य है कि अमेरिकी तंत्र जो है कि जहां जहां अपना कब्जा करता जा रहा है, और कब्जा करते जाने से जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि मुक्तिबोध की एक कहानी है, कविता नहीं बल्कि एक कहानी है। कविता तो उनकी बहुत ही प्रासंगिक है, कहानियां भी बहुत ही कहानियां उनकी प्रासंगिक है। एक कहानी का थोड़ा सा उल्लेख मैं करना चाहूंगा। उस कहानी का शीर्षक है, विशेष रूप से विद्यार्थी मित्र उस कहानी को नोट करें और समय मिलने पर उस कहानी को पढ़ें। क्लॉड ईदरली नामक एक कहानी। क्लॉड ईदरली एक काल्पनिक नाम है, लेकिन उस कहानी में बताया गया है क्लॉड ईदरली जो है कि अमेरिकी विमान चालक है, पायलट ऑफिसर, और जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी में
क्लॉड ईदर ने बम गिराया, लेकिन उस बम गिराने से जो सर्वनाश हुआ, उस सर्वनाश से क्लॉड ईदरली इतना आशंकित और इतना मतलब भयभीत होता है और अपना पश्चाताप करता है, और वो जैसे कि अपने को पागल भी घोषित करता है। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उसे वॉर हीरो, युद्ध नायक, वॉर हीरो की तरह से घोषित किया जाता है। और जहां जहां उसे वॉर हीरो कहकर अभिहित किया जाता है, तब अपने भीतर ही भीतर वो इतना पश्चाताप करता है। तो अमेरिकी तंत्र का जैसे कि सर्वनाश के नायक को हीरो के रूप में, सर्वनाश के नायक को वास्तविक नायक के रूप में प्रस्तुत करने का जो तंत्र है, यही उसमें है। यहाँ रोनाल्ड रीगन ने अब ये भी मारी है मौत की चिट्ठियों पर मुहर, मतलब जैसे कि उन्होंने अंतिम रूप में ये जैसे कि आदेश निकाला है कि फलां देश पर आक्रमण होगा। उसने जैसे कि ये आदेश दिया कि दूसरे देश पर भी हमारा आक्रमण होगा। न जाने कितने देशों पर, न जाने कितनी संस्कृतियों पर, न जाने कितने समाजों पर इस तरह के ताकतवर देशों का कब्जा होता जा रहा है। और हम कह रहे हैं हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। मचा है जीवन और मृत्यु का द्वंद। आज अभी इस तीन पंक्तियां, आगे की तीन पंक्तियां जरा आप ध्यान से सुने। आज अभी सृष्टि की इस आखिरी रात, यहाँ 20वीं शताब्दी की रात है, 21वीं शताब्दी की ओर हम जा रहे हैं। कविता उस समय की है। आज अभी सृष्टि की इस आखिरी रात तुम स्वीकार करोगी अपनी गर्भ में जीवन का अर्घ्य। इस तरह की एक अवस्था में, जीवन की इस तरह की एक अवस्था में, अर्थात सर्वनाश के इस अवस्था में, क्या अपने गर्भ में जीवन का अर्घ्य, एक तरह से एक भ्रूण का गर्भ में विकसित होना एक तरह से जीवन का वो अर्घ्य है, एक निवेद्य है, जीवन का अर्घ्य है। क्या इस अर्घ्य को क्या तुम स्वीकार करोगी, ये पूछा जाता है। पूरी तरह से ध्वंस का वातावरण है, पूरी तरह से कब्जे का वातावरण है, पूरी तरह से अधीनस्थता का वातावरण है। और उस समय भी क्या तुम स्वीकार करोगी अपने गर्भ में जीवन का अर्घ्य, अर्थात एक अगली शताब्दी के जीवन के अर्घ्य को क्या तुम अपने गर्भ में स्वीकार करोगी, और एक नए शिशु को जन्म देने के लिए तुम्हारा शरीर तैयार है, ये उनका प्रश्न है। यहाँ एक कविता, एक कहानी, मलयालम की कहानी याद आ रही है। आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी हुई मुझे मालूम नहीं है, कुछ वर्षों पहले की कहानी है। नाम आपने सुना होगा उस लेख कहानीकार का, ओवी विजयन। ओवी विजयन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पारगल, मलयालम शीर्षक है पारगल, पत्थर, पारगल। ये इस कहानी की विषय वस्तु इतनी ही है कि एक बहुत बड़े महायुद्ध के बाद दो जन शेष रह जाते हैं, दो जन शेष रह जाते हैं, और वो किस देश के नागरिक हैं कहानी में स्पष्ट नहीं बताया गया। लेकिन कहानी में दो शेष जन रह गए, उनके नाम से हमें लगता है कि पुरुष जो है वो भारतीय है, उसका नाम है मृगांग मोहन, मृगांग मोहन, इसीलिए तो पता चलता है ये भारतीय व्यक्ति है। और दूसरा जो है, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसका नाम शायद तानिया है, तानिया, हो सकता है कि वो चीन की हो। एक बहुत बड़े महायुद्ध के बाद पूरी तरह से धूल धूसरित उस निर्जन स्थान पर शेष रह गए दो लोगों का वर्णन, और जैसे वो पुरुष और स्त्री, उनमें ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता, तो आकर्षण होता है भी है, तो वो दोनों ये तय करते हैं हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे, हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि इस वातावरण में एक अगली पीढ़ी का जन्म और अगली पीढ़ी को तैयार करना एक तरफ से उनके प्रति अन्याय होगा। ये एक इस कहानी में, तो इस कहानी में महायुद्ध की विभीषिका और महायुद्ध की भयावहता को उन्होंने पूरी तरह से किया है। यहाँ भी अमेरिकी कब्जे के अधीन में आने के उपरांत
वियतनाम के युद्ध को जरा सोच लीजिएगा, और उस युद्ध से संबंधित एक चित्र, एक अच्छे फोटोग्राफर ने एक लड़की को भागते हुए उसको चित्रित किया था। उस चित्र को भी जरा स्मरण करके देख लीजिएगा। वो लड़की भाग गई, अब तो वो एक युवती हो चुकी है, लेकिन वो चित्र ही नहीं है, बल्कि अनेकानेक लोगों और अनेकानेक पीढ़ियों का सर्वनाश उस युद्ध का परिणाम था। इस युद्ध का परिणाम, उसी तरह के युद्ध के परिणाम को ही ओवी विजयन ने भी इस कहानी में प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया कहानी है, और उस कहानी को आप अगर समय मिले तो आप एक बार पढ़कर देख लीजिएगा। तो इस तरह जैसे कि विरोधाभास जन्य परिस्थितियों में विकास को सूचित करने वाला ये शब्द या विकास को सूचित करने वाली ये पंक्ति, हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। वस्तुतः ये जाना जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। इसका कारण यही है कि ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। आज अभी सृष्टि की इस आखिरी रात तुम स्वीकार करोगी अपने गर्भ में जीवन का अर्घ। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, प्रत्येक शिशु का जन्म, प्रत्येक जन का जन्म जो होता है वो इतना पवित्र माना जाता है। मानवाधिकार की परिकल्पना क्यों हुई थी? मानवाधिकार की परिकल्पना के पीछे यही एक सिद्धांत है। हर कोई समाज, हर कोई व्यक्ति, हर कोई समाज, हर कोई समूह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर किसी का आधिपत्य, उस पर किसी का अधिकार और उस पर किसी का हक नहीं है, उसी का हक है। अगर वो कोई हक जताता है तो एक तरह से एक अप्रत्याशित हस्तक्षेप है। उस हस्तक्षेप का ही विरोध मानवाधिकार के कार्यकर्ता या उसके सिद्धांतकार करते रहते हैं, और उसके बल पर कम से कम पूरी हद तक तो नहीं है, कम से कम कुछ राहत मिल रही है। आगे कविता में ऐसे कुछ लोगों का वर्णन है जो समय से परे हैं, जो देश काल से परे, जो अजर अमर हैं। कहते हैं उठो और चलो। इन तमाम विरोधाभासों से, इन तमाम भयावहताओं से अनजान होकर, लापरवाह होकर, अपनी मस्ती में जो रह रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो समय से परे हैं, जो देश काल से परे हैं, जो अजर अमर हैं, कहते हैं उठो और चलो। सूर्य के रथ के 8वें घोड़े हो तुम। अक्सर ये कहा जाता है सूरज के 7 घोड़े होते हैं, लेकिन तुम जो इस पीढ़ी के हो, इस पीढ़ी के तुम सूरज के रथ के 8वें घोड़े हो, अर्थात तुम्हारी भी भूमिका है, तुम्हारी भी भूमिका है, और तुम्हारा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुल 10 ढग हैं 21वीं शताब्दी चलो। अब तो हम बहुत निकट आ चुके हैं, 21वीं शताब्दी के बहुत नजदीक आ चुके हैं। तुम 8वें घोड़े हो सूर्य के रथ के, और तुम आगे बढ़ो 21वीं शताब्दी की ओर। ये एक बाहरी अलंकरण है, जैसे कि तुम्हारी भी भूमिका है, हर किसी व्यक्ति की भूमिका है, लेकिन वास्तविकता को भूलते हुए, वास्तविक संस्कृति की जो एक तरह से उसके ध्वंस को भूलते हुए, उस ध्वंस को अनदेखा करते हुए, उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जो है इतना हानिकारक है। इस हानिकारक स्थिति में भी जो इन सबसे अलग रहने वाले लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब ये भी 21वीं शताब्दी बहुत नजदीक है, तुम आगे बढ़े चलो। लेकिन कभी अंतिम जो पदबंध है, अंतिम स्टैंसा जो है, हाँ हम चलेंगे, लेकिन यहाँ कविता एक तरह से एक रासायनिक प्रक्रिया इसमें आ जाती है। कविता एक तरह से बदल जाती है। हम चलेंगे नील पद्म शंख महाशंख शताब्दियां पार करके, बहुत ही सुंदरतम परिकल्पनाओं के बीचों बीच होते हुए हम चलेंगे। इस तरह लापरवाह लोग वास्तविकताओं को अनदेखा करते हुए जाने की जो बात कह रहे हैं, उस तरह से नहीं है। बच्चों को कंधों पर बिठाए सारी पृथ्वी समूचे ब्रह्मांड में टहलेंगे, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता से कभी भी अलग नहीं होंगे। हम अपने बच्चों को कंधे पर बिठाएंगे
और रास्ता तय करके हम जाएंगे। समूची पृथ्वी, समूचे ब्रह्मांड में हम टहलेंगे। हम चलेंगे उधर, ये पंक्ति नोट करें, हम चलेंगे उधर जिधर सृष्टि का पहला पानी अभी तक इंतजार कर रहा है हमारे छाले पड़े पांवों का। छाले पड़े पांवों का सृष्टि का पहला पानी, सृष्टि का वो जल कहते समय जीवन की धारा, जीवन को बनाए रखने वाली वो धारा जिसे हम जीवन की सदा नीरा कह सकते हैं। सृष्टि का पहला पानी अभी तक इंतजार कर रहा है छाले पड़े कंधों का। बहुत ही सुविधा भोगी लोगों का ये पैर नहीं है, बल्कि ये पैर हैं, ये पांव हैं उन लोगों का जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, कठिन जीवन को झेलते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, कांटों से भरे रास्तों को पार करके जिससे उनके पांवों में छाले पड़े हैं, उन छाले पड़े पांवों का इंतजार कर रहा। ये एक आकांक्षा है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी अभी तक नकारात्मक स्थितियों का वर्णन, नव उपनिवेशवादी संस्कृति का जो भयावह यथार्थ है उसका वर्णन करते करते अंत में अरुण कमल जैसे कि नकारात्मक स्थिति के एकदम बदले एक सकारात्मक स्थिति को इशारा कर रहे हैं, एक संकेत कर रहे हैं। और कुछ लोग यहीं रह जाएंगे, यहीं 20वीं शताब्दी के आखिरी अड्डे पर किसी बस के इंतजार में, क्योंकि उन्हें बारी बारी से ही वे आगे आ सकते हैं, एक साथ नहीं है बल्कि बारी बारी से वे 21वीं शताब्दी, यहाँ 21वीं शताब्दी की ओर आना माने कि वास्तविकता के उस मंच पर चढ़ना होता है। इसीलिए 20वीं शताब्दी के आखिरी अड्डे पर कुछ लोग अब भी हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बढ़ना जो है कि कठिन परिस्थितियों का सामना है, इन तमाम अपसंस्कृतियों से परिचित होकर ही हमारी यात्रा है। यहाँ एक कविता, मुझे एक दीर्घ कविता जो है, एक लंबी कविता याद आ रही है, वो भी एक मलयालम कविता है, वो के अय्यप्पा पणिकर की कविता है। आप जरा उस कविता को पढ़कर देखें तब आपको मालूम होगा। उसका नाम है गोत्रयानम नामक कविता पढ़कर देखें तो वो कविता भी पूरी तरह से अपने आप में एक यात्रा का वर्णन है। हमें आगे बढ़ना है, हमें एक नई समय की ओर हमें जाना है। इस तरह की कठिनाइयां हमारे सामने, इस तरह की समस्याएं हमारे सामने, लेकिन हमें जाना ही होगा। परिस्थितियां जैसे भी हो, कठिनाइयां जिस किसी तरह की हो या समस्याएं जैसे भी हो, हमें जाना है। ये एक यात्रा का जो बिंब उसमें है, यात्रा का जो रूपक उस कविता में है, उसी तरह जैसे कुछ लोग अब भी यहाँ रहेंगे 20वीं शताब्दी के आखिरी अड्डे पर किसी बस के इंतजार में, सुविधाजनक वाहनों के इंतजार में नहीं है, और हम खोलेंगे अंधेरे का ताला। ये अंतिम पंक्ति भी, कविता की अंतिम पंक्ति भी जरा देख लीजिएगा, जहां एक कवि ने ये बताया था कि विध्वंसक स्थिति के कारण जिस तरह साधारण लोग अपने ही घर पर किराएदार महसूस करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, विध्वंसक स्थितियों के कारण अपने वर्तमान में ही नहीं भविष्य के भी शरणार्थी होने के लिए बाध्य हो रहे हैं। वहां ये कवि अंत में ये बता रहे हैं, कुछ सार्थक विचारवान लोग आगे जाएंगे जरूर, और आगे जाकर जैसे कि हम खोलेंगे अंधेरे का ताला। इस हमारे सामने जो अंधेरा है, मैंने जो शीर्षक दिया है वो यही है कि नव उपनिवेशवाद की संस्कृति का अंधेरा। इस अंधेरे को हमें तोड़ना है, इस अंधेरे ताले को हमें खोलना है, और तब हमारी उम्मीद यही है, हमारी कामना यही है कि हम इस अंधेरे के आर पार रोशनी का अनुभव कर पाएंगे, रोशनी का अनुभव कर पाएंगे। भले ही जैसे कि विजयन की कहानी की तरह, जैसे कि आगे की पीढ़ी को जन्म न देने का दृढ़ निश्चय वे लोग जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह नहीं है। कविता के अंत में नकारात्मक संदर्भ के स्थान पर एक सकारात्मक संदर्भ उन्होंने जोड़ दिया है। हम अंधेरे के ताले को खोलेंगे, हम उधर जाएंगे, और वहां हमारा पहला जो जल, हमारी वो सदा नीरा, हमारी वो जीवन धारा है जो हमारे छाले पड़े पांवों को धोएंगी और हमारे लिए
मतलब हमारी थकान को दूर कर देगी। इस कारण से वो बता रहे हैं कि धीरे 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 कुछ लोग यहाँ रह जाएंगे, यही 20वीं शताब्दी के आखिरी अड्डे पर किसी बस के इंतजार में, लेकिन वे भी आएंगे, वे भी उस तरफ ही आएंगे। तब तक हम पहुंच जाएंगे और हम खोलेंगे अंधेरे का ताला। ये जो 21वीं शताब्दी की ओर शीर्षक ये जो अरुण कमल की कविता जो है, एक तरह से संस्कृति का पुनर्पाठ है, संस्कृति का एक पुनर्पाठ है, री रीडिंग ऑफ आवर कल्चर। संस्कृति का पुनर्पाठ है, हमारी संस्कृति, उसकी वास्तविकता, उसका ध्वंसित रूप और अनेकानेक आगे की संस्कृतियों को ध्वंसित करने की उसकी निरंतर प्रवृत्ति, इन तमाम चीजों पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, तमाम चीजों पर, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्मतम रूपकों के माध्यम से। उन्होंने रोनाल्ड रीगन कहा, या जैसे कि फ्रांसीसी या इतालवी व्यापारियों की बात कही, और उसी के साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात कही। तो एक पूरा जैसे कि इतिहास हमारे सामने खुलता नजर आ रहा है। इतिहास के अनेकानेक अध्याय हैं, इन अध्यायों में बड़े बड़े जैसे शासकों का वर्णन है या उनकी नीतियों का ब्यौरा है, लेकिन बावजूद इसके, जैसे शशि थरूर ने कहा, that was era of लूट मार की वो लंबी शताब्दियां हैं। लूट मार की लंबी शताब्दियों को महत्वपूर्ण घोषित करना। जैसे एक दूसरी कविता में जालियनवाला बाग में जो जिसने गोलियां बरसाई थी, जनरल डायर, उसका जिक्र अरुण कमल ने किया है। एक घटना नहीं है, एक हादसा नहीं है, एक संस्कृति का ध्वंस है। जैसे कि अपने ही तरह के लोगों पर गोलियों का बौछार उतारना जो होता है, वो इतना नृशंसक है, वो इतना पाशवीय है, और उसे मानवीय कहा नहीं जा सकता। बाद के समय में उसे मानवीय कहना, उसे उपलब्धि की श्रेणी में रखना कहां तक ठीक है। तो इसलिए 21वीं शताब्दी की ओर कहते समय 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक, जिसे एनलाइटनमेंट युग कहा गया था, साइंस के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी के संदर्भ। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का परिवर्तन किस तरह से बदलता जा रहा है। पूरी टेक्नोलॉजी मानव विरोधी होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी मानव विरोधी साबित होती जा रही है। और ऐसे में हम कहें हम एक नई शताब्दी की ओर जा रहे हैं, तब हम अपने ही विरोधाभास को, अपने ही जैसे कि अर्थहीनताओं को, हमारी अपनी ही एक बहुत ही नृशंस भंगिमा को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह इस कविता को देखा जाना चाहिए। अतः ये कविता जो है एक तरह से हमारी संस्कृति का पुनर्पाठ है, एक री रीडिंग है। इसी तरह से इस कविता को देखा जाना चाहिए। और इसमें जैसे कि मानवाधिकार संबंधी कई बातें, पर्यावरण से इस कविता का कोई संबंध तो नहीं है, मानवाधिकार संबंधी कई बातें हैं, क्योंकि जहां जहां इन अधिकार केंद्रित सत्ताओं ने अपना कब्जा कर लिया है, वहां किन किन तरह के मानवाधिकार सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन हुआ है, इस ओर भी अगर आप चाहें तो विचार कर सकते हैं। और अलग अलग महायुद्धों का भी उल्लेख आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विस्तार में कविता में कुछ बताया नहीं गया है। सूचकों के माध्यम से, कुछ अच्छे रूपकों के माध्यम से इस भयावहता को, या जैसे कि 20वीं शताब्दी के अंत के और 21वीं शताब्दी के आरंभ के इस भयावहता को उन्होंने सूचित किया है। और कविता के अंत में जैसे बहुत ही सकारात्मक ढंग से अंधेरे की ताले, तो वो स्वीकार कर रहे, मुक्तिबोध ने ही हिंदी में सबसे पहले ये स्वीकार किया था कि हमारे चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरे में नामक कविता, उसको जरा पढ़ लीजिए, लंबी कविता है। अगर आपके पास धैर्य है तभी तो आप उस कविता को पूरी तरह से पढ़ पाएंगे, काफी लंबी कविता है। और उस कविता में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमारा अंधेरा क्या है, हम क्यों अंधेरे में हैं। वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के मोहभंग से उत्पन्न जो भयावहता है, उसी से संबंधित अंधेरा है। यहाँ उसी अंधेरे में से
ये कविता शुरू होती है और 21वीं शताब्दी को और बढ़ते बढ़ते तमाम जो हमारे उपकरण हैं, हमारे तमाम सामाजिक व्यवहार हैं, हमारे तमाम राजनीतिक व्यवहार हैं, अमानवीय सिद्ध होते जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ दोबारा एक अंधेरा शुरू हो चुका है। एक अंधेरे का समय जो कि मुक्तिबोध की कविता का विषय है, तो एक दूसरे अंधेरे का समय अब शुरू हो चुका है, जिसे नव उपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ भी वही है। उस यथार्थ को इस कविता ने मनोयोग से प्रतिपादित करने का कार्य किया है। बस इस कविता के संबंध में मुझे यही कहना है। अगर आप में से कोई इस कविता के बारे में पूछना चाहें तो मैं अपना माइक अनम्यूट कर देता हूं, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं यही अपना भाषण यही समाप्त समझता हूं। और मुझे आप लोगों ने जो समय दिया और जो ध्यान से सुनने का, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ध्यान से सुनने का कार्य जो आपने किया है, उसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के समस्त सदस्यों और केरल हिंदी साहित्य मंडल के समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं विराम लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने नवोपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ नामक इस विषय से संबंधित सभी पहलुओं को लेकर अत्यंत गंभीर तथा गहरे रूप से हमें समझाया। उससे संबंधित महत्वपूर्ण नए नए जानकारियों से भी हमें अवगत कराया। साथ ही कविताओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान प्रदान करके अन्य कहानियों और कविताओं का परिचय देकर आपने हमें ज्ञान के एक अलग स्तर पर ले गए। मैं आपसे आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय हमसे विचार विनिमय करने के लिए दिया। आपसे अनुरोध है कि आगे भी आप इसी तरह अपने आशीष वचनों और ज्ञानवर्धक भाषणों या व्याख्यानों से हमें अनुग्रहित करते रहिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशीष वचन का समय है। सबसे पहले मैं आशीष वचन देने के लिए हमारे इस महाविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मीना जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय प्रोफेसर अरविंदाशन सर, आदरणीय प्रोफेसर टी.एन. विश्वंभरन सर, प्रिय मित्र डॉक्टर राधामणि जी, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टी.आई., कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विद्वज्जनों, अन्य कॉलेजों से आए अध्यापक मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, पूर्व छात्र छात्राओं, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। नव उपनिवेशवाद शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा इस्तेमाल की गई एक सैद्धांतिक नीति का उल्लेख करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए अपने आधिपत्य को फैलाते हैं। हमारा देश भारत भी इसका शिकार बनता है। तो आज नव उपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ, इस विषय को लेकर दक्षिण भारत के सबसे बड़े हिंदी पंडित आदरणीय प्रोफेसर अरविंदाशन सर की जोरदार वाणी को सुनने का एक मौका हमें मिलते हैं। सर, पूरे सेंट पीटर्स हिंदी परिवार आपके सामने सिर झुकाते हैं। धन्यवाद सर। और मैं इस अवसर पर केरल हिंदी साहित्य मंडल के डॉक्टर प्रोफेसर टी.एन. विश्वंभरन सर के प्रति हमारा आभार प्रकट करना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य कॉलेजों के अध्यापक मित्रों और छात्र छात्राओं सबको मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और पर्चा प्रस्तुति के लिए उपस्थित ऐश्वर्या अनिल कुमार और घनश्याम कुमार को मैं बधाइयाँ देती हूँ। सबको एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हुए नमस्कार। धन्यवाद मिस।
अब मैं केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के अध्यक्ष प्रोफेसर TN विश्वम्भरन जी को आशीष वचन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले, क्या सुन रहे हैं? जी सर, बोलिए। क्या सुन रहे हैं? हाँ, सबसे पहले डॉक्टर अरविंदाक्ष ने इतनी बड़ी व्याख्या जो की, उसकी सराहना करती। उन्होंने 2-3 कविताओं के संदर्भ से होकर गुजरते हुए अपना जो मौलिक साहित्यिक दर्शन है उसका परिचय हमको दिया। उसके लिए मैं उनका साधुवाद करना उचित समझूंगा। साहित्य मंडल इसके पहले भी इस प्रकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, साहित्य मंडल ने किया है, और इसी प्रकार का जो प्रयास होना चाहिए, इसकी नई शुरुआत है राधामणि के द्वारा हुई। उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना परिश्रम साहित्य मंडल की ओर से होना चाहिए वो देने के लिए हम मजबूर हैं, तैयार हैं। ये वादा करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। अब कक्षा प्रस्तुति का समय है। सबसे पहले ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में वैश्वीकरण नामक विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की शोध छात्रा ऐश्वर्या अनिल कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या। मैं आदरणीय डॉक्टर सिंधु जी के निर्देशन में यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हूँ। आज मैं जैनेन्द्र के ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में वैश्वीकरण विषय पर पर्चा प्रस्तुति देने जा रही हूँ। वैश्वीकरण से उपजे आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के अनवरत संघर्ष को जैनेन्द्र ने ग्लोबल गांव के देवता नामक उपन्यास के जरिए अभिव्यक्त की है। उपन्यास में जैनेन्द्र ने झारखंड के आदिवासी असुर समुदाय के माध्यम से वैश्विक संस्कृति से संघर्ष कर रहे विश्व भर के आदिवासी समुदाय के त्रासद जीवन को अभिव्यक्त की है। कहा जाता है कि दुनिया में पहली बार लोहा गलाने वाले लोग हैं असुर, और इनकी संस्कृति इनकी इतिहास सभ्यता के आरंभ तक जाते हैं, जिनका उल्लेख वेद और उपनिषदों में मिलता है। आज वैश्वीकरण के कारण उनकी संख्या घटते मिटते मात्र 8 या 9 हजार रह गए हैं। उपन्यास में झारखंड के असुर इलाके में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बॉक्साइट का खुलेआम अवैध खनन करते हैं। इन बॉक्साइट जमीन से बॉक्साइट निकालने के बाद गड्ढों को गोले छोड़ देते हैं। इनमें पलने वाले मच्छर सेरेब्रल मलेरिया और डायरिया जैसे महामारियां फैलाते हैं, जिसके कारण हर साल हजारों असुर आदिवासी लोग मरते हैं। इतना ही नहीं, 100 से अधिक असुर आदिवासियों के घर उजाड़ कर उनके लिए आवासीय स्कूल बनाते हैं। बेटिया अभयारण्य नामक परियोजना के तहत असुरों के घर उजाड़ते हैं और 37 से अधिक आदिवासी इलाकों को खाली करने की नोटिस दे देते हैं, जिसके खिलाफ असुर आदिवासी लोग मिलकर आंदोलन शुरू करते हैं। वे लोग सामूहिक रूप में घाटानों में काम करने से इनकार कर देते हैं और 1000 से अधिक असुर लोग मिलकर पुलिस चौकी का धरना और घेराव कर देते हैं, जिसे तोड़ने के लिए पुलिस अचानक उन्हें भड़काते हैं और फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 100 लोग मारे जाते हैं। मारे गए मासूम असुर आदिवासियों को नक्सली की सपना दे दिए जाते हैं और प्रशासन के साथ मुआवजा और पुनर्वास के बात करने के लिए गए आदिवासी समुदाय के असुर लोग बीच रास्ते में ही बिछी गई लैंडमाइंस के फटने के कारण
हत्या हो जाते हैं। और यह सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए षड्यंत्र था। विश्व की संस्कृति के ग्लोबल देवदायम यानी कि छोटे बड़े देशी विदेशी व्यापारिक कंपनियां, मंत्री, राजनेता, पुलिस, ठेकेदार जैसे सत्ताधारी लोग आदिवासी जमीन की गंज पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हैं। वैश्वीकरण के दौर में मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कितना गिर सकता है, उपन्यास में इसका स्पष्ट चित्रण देख सकते हैं। वैश्वीकरण में आदिवासी जमीन और वन संसाधनों में छिपी बहुमूल्य गणित संपत्तियों को ध्यान में रखकर उनका शिकार किया है। वैश्वीकरण के इस दौर में आदिवासी समाज के सामने दो ही विकल्प छोड़े हैं। पहला है वे अपनी अस्मिता, परंपरा एवं इतिहास को मिटाकर मुख्यधारा के आधिपत्य को झेलना। दूसरा है धरती से अपना अस्तित्व को समाप्त होते देखना। उद्योगों के नाम पर इन संसाधनों पर कब्जा कर लेने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक षड्यंत्र है विकास योजनाएं। विकास के तमाम दावों के बाद भी आदिवासी समुदाय भूखमरी, गरीबी और अविकास के बीच जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त रह जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। अब मैं उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद संक्षिप्त परिचय को लेकर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए रांची से आए हुए घनश्याम कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। इस राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का मैं सादर प्रणाम करता हूं और आज के इस वेबिनार में मुझे पर्चा प्रस्तुति की अवसर मिला है, इसलिए आयोजक मंडली को मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्य रूप से मैं समय को देखते हुए सीधे अपनी पर्चा प्रस्तुति की ओर बढ़ता हूं। इतिहास के बिंदुओं को देखा जाए तो उपनिवेशवाद और नई उपनिवेशवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का काल और नव उपनिवेशवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का कालखंड को हम जानते हैं। और आज ये शब्द मुख्य रूप से इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आयार तथा पॉलिटिक्स में प्रयुक्त होते थे, लेकिन विगत 6-7 दशकों से साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। सीधे हम संक्षिप्त रूप में इसकी कुछ जानकारियां प्रस्तुत करेंगे। उपनिवेशवाद जहां पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उस स्थान को प्राप्त कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। और आज भी उपनिवेशवाद के नव उपनिवेशवाद के जड़ों को हम यथार्थ रूप में देखते हैं। नव उपनिवेशवाद वास्तव में नव उपनिवेशवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होता है और इस नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रचलन चला। उपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कॉलोनियलिज्म से हुई। कॉलोनिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा साम्राज्यवाद जो दूसरे को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आधिपत्य कर लेता है। अभी हम कहानियों और कविताओं के द्वारा सुन रहे थे उपनिवेशवाद के यथार्थ रूप को। वाकई में एक विमर्श, अस्मितामूलक विमर्श में इसका प्रमुख स्थान उपनिवेशवाद की चर्चा होती है। और उपनिवेशवाद किसी एक देश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है और उस शासन में राजनीतिक अधिकार नहीं होता। वस्तुतः हम किसी शक्ति राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थ के रूप को देखते हैं। इतिहास में प्राय 15वीं शताब्दी से लेकर
20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा और लोगों ने यूरोप के कालखंड को हम देखते हैं, एशियाई मुल्क के देखते हैं, तो उसमें गोल्ड गैलरी और गॉड ये उपनिवेशवाद के मुख्य कारण हैं। गोल्ड और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का प्रभाव तेजी से घटा। अमेरिका सोवियत संघ के इस दौर ने उपनिवेशवाद का जमकर विरोध किया, आत्मनिर्णय सिद्धांत का पक्ष लिया, लेकिन कुछ ही दशकों के बाद यह साबित होने लगा कि उनका भी एक निजी स्वार्थ था। लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और न्याय जैसी विचारधाराओं का विकास यह स्पष्ट कर दिया कि उपनिवेशवाद नहीं रहेगा। रूस और यूएसए में जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, ये वास्तव में नारे अपने लाभ के लेकर खड़े थे और चिल्ला रहे थे। नो उपनिवेशवाद, न्यू कोलिज्म, यह बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसका उदाहरण हम वर्तमान में तो देख ही रहे हैं। और चीन ने एक सीधे हस्तक्षेप करके नेपाल की राजनीति को अपने अनुसार कोशिश की और तथा बदल भी दिया। इस रूप में इसका एक सटीक उदाहरण हम देख सकते हैं। और ये नवोपनिवेशवाद भारत ही नहीं, एक वैश्विक स्तर पर होता चला जा रहा है, जिसे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामले में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नवोपनिवेशवाद कहा जाता है। और समय की व्यवस्था है। संक्षेप में ही अपनी बातों को रखते हुए अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत ही गंभीर तथा गहरे रूप से अपने अपने विषय पर मत प्रकट किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के सचिव डॉक्टर सी राधामणी जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शाहजी वर्गीस सर, इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद दर्शन सर, संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना के, हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के अध्यक्ष डॉक्टर टी.एन. विशंबरन सर, केरल हिंदी साहित्य मंडल और सेंट पीटर्स कॉलेज जेडी के तत्वावधान में आयोजित इस संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार में भाग लेने का अवसर मुझे मिला है। और सबसे पहले मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में केरल हिंदी साहित्य मंडल को भी जोड़ने का काम किया है। इस पर मैं सेंट पीटर्स कॉलेज जेडी को धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले। और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद दर्शन सर, जो हमारे प्रिय परम आदरणीय गुरुवर के समान है, और सर ने नवोपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ विषय पर भाषण दिया है। अरुण कमल की 21वीं सदी की और शीर्षक कविता पर उन्होंने बातें की हैं। उपनिवेशवादी रूपकों को, नवोपनिवेशवादी भयावहता आदि को उन्होंने प्रस्तुत किया है। उपनिवेशवाद के हर पहलुओं को सर ने इस कविता के जरिए हमारे सामने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके भाषण से हम सब बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। सर को मैं मेरी ओर से, साहित्य मंडल की ओर से